योगी के खिलाफ भी वैसा ही खेल कर रहा है। चौतरफा घेरने की साजिश उनकी भी हो रही है। इस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज डीजीपी को उत्तर प्रदेश को हरकाते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। उस आजम खान की बदौलत ही सिब्बल राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन सिब्बल की इतनी हैसियत नहीं हो पाई कि अपने आजम खान को मौज दिलवा सके। प्रधानमंत्री मोदी के बाद एकमात्र नेता हैं जिनको हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार या बीजेपी के सहयोगी एनडीए का उम्मीदवार ये चाहता है कि योगी उनका प्रचारक बने। नमस्कार, कैसे हैं आप? कश्मीर फाइल्स फिल्म का एक डायलॉग है जो बहुत लोकप्रिय हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर उस पर खूब चर्चा हुई कि कब तक ये डायलॉग ही सिर्फ चलता रहेगा। वो डायलॉग था कि सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम तो अपना है। ये बात अक्सर जेएनयू में कही जाती है कि सरकार भले ही इनकी आ गई हो, सिस्टम तो हमारा ही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में अक्सर दिखाई देता है कि भले ही सरकार इनकी 11 साल से हो, लेकिन सिब्बल सिंघवी या फिर दुष्यंत दवे के स्तर का एक भी वकील सुप्रीम कोर्ट में आ नहीं पाया। जेटली के रहते भी नहीं और जेटली के जाते भी नहीं। यदि आप याद करें तो पाएंगे कि भारत के कानून मंत्री अपने आप को कहने वाला आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थे रविशंकर प्रसाद बाबू। इतने प्रभावशाली रहे, कानून मंत्री तो सिब्बल भी रहे। अभिषेक मनु सिंघवी के बाबूजी लक्ष्मीमल सिंघवी इतने प्रभावशाली वकील रहे। तो प्रभावशाली तो कम से कम इतना कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद भी रहे। लेकिन रविशंकर प्रसाद का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखता उतना भी जिसका उसका अंश मात्र भी जो सिब्बल और सिंघवी का है। इससे लगता है कि 11 साल बाद भी सिस्टम पर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्या 11 साल बाद भी कोई ऐसा वकील नहीं हो सका जो सिब्बल और सिंघवी के अंश मात्र भी हो, जो भले कि अपने वकीलों को राहत नहीं दिलवा पाते लेकिन बेल तो करवा पाते। 5-5 मामलों की जब जजों की संवैधानिक पीठ के सामने घुसकर अपने पवन खेरा को पुलिस थाने से उठवा लेते हैं कि इसे जेल जाने की जरूरत नहीं है। ये पावर है इसलिए क्योंकि सिस्टम पर अब भी उनका कब्जा है और ये देश देखता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी सोनिया के सिब्बल और सिंघवी इतने प्रभावशाली हैं कि वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। नैरेटिव ऐसा सेट कर लेते हैं कि दुष्यंत दवे जैसे लॉयर इतने प्रभावशाली ताकतवर, वो किसी एक ऐसे थापर के यूट्यूब चैनल पर आकर रोते हैं और नैरेटिव सेट कर लेते हैं। नैरेटिव ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नुपुर शर्मा पर किस हद तक जाता है उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट का एक जज जब सच बोलता है, जस्टिस यादव जब बोलते हैं तो पूरे देश का नैरेटिव बदल देते हैं। ये साजिश इस स्तर तक होती है। तो ये लगता है कि सचमुच सिस्टम उनका है, सरकार भले ही नरेंद्र मोदी का है 11 साल बाद भी। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सिस्टम उन राज्यों में भी उन्हीं का है जो चला रहे हैं। लेकिन एक सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। सिस्टम योगी के खिलाफ भी वैसा ही खेल कर रहा है। चौतरफा घेरने की साजिश उनकी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के डीजीपी पर तो सीधा हमला सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैंने इस पर दो विश्लेषण किया है, पीछे का जरूर देखिएगा। ये देश जानता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बेहतरीन प्रशासन किसी प्रदेश में नहीं है। भारत का हर राज्य का आमतौर पर नागरिक ये चाहता है कि उसके राज्य का प्रशासन उत्तर प्रदेश जैसा हो। उत्तर प्रदेश के दो शहर कम से कम दिल्ली एनसीआर में आते हैं, गाजियाबाद और नोएडा। गाजियाबाद और नोएडा में आज से 7-8 साल पहले लोग खौफ में रहते थे, लेकिन आज दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित लोग महसूस करते हैं यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में। उसकी वजह
योगी आदित्यनाथ हैं। इस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज डीजीपी को उत्तर प्रदेश को हरकाते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, मनमर्जी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक माफिया को मौज दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई तो समझ में आया कि आखिर सिस्टम कहां है। तो सिस्टम घेरने की कोशिश तो योगी को भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सिस्टम ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सहारे योगी आदित्यनाथ को नाथ देंगे। योगी का बुलडोजर दुनिया भर में अपना जलवा दिखा रहा है। माफिया खौफ में उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। 7 साल से योगी ने आते ही कह दिया था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर 72 हूड़ों के पास जाने के लिए तैयार रहो। और यही वजह हुआ कि उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। और सबसे प्रभावशाली जो सुपर सरकार चलाता था आजम खान जेल में सड़ रहा है और उसकी मौत भी जेल में ही होगी, ये सब जानते हैं। उसके ऊपर इतने सारे केस हैं, उसके इतने अपराध हैं कि उसे जेल से मुक्ति संभव ही नहीं है, जबकि उसका लॉयर देश का सबसे प्रभावशाली जो सिस्टम चलाता है वो सिब्बल है। उस आजम खान की बदौलत ही सिब्बल राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन सिब्बल की इतनी हैसियत नहीं हो पाई कि अपने आजम खान को मौज दिलवा सके। कोशिश तो खूब हुई, कपिल सिब्बल के लिए ने इस कदर कोशिश की कि आजम खान को जेल ना हो। सिब्बल ने यह कोशिश योगी के खिलाफ इस लिहाज से भी की कि योगी जो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली माफिया था मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार पंजाब के रोपर जेल में बंद हो गया और आना नहीं चाहता था। देश के सबसे प्रभावशाली वकील सिब्बल समेत दर्जनों वकील ने योगी के खिलाफ मुहिम चलाई और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी बनाई कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपर जेल से वापस ना आ सके। लेकिन योगी पुलिस उसे घसीट कर लाई, यूपी के जेल में बंद किया, उसके ऊपर केस चलवाया और वो जेल में ही तरफ तरफ कर मर गया, कुत्ते की मौत। योगी से पूछा गया कि मुख्तार का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मर गया, उसका वही होना था। तो वही तो अतीक अहमद का भी हुआ और वही आजम खान का भी होगा। इनके खौफ से कभी कांपते थे लोग। आजम खान का एक डीएसपी हुआ करता था, आले हसन। आले हसन का खौफ इस कदर था कि आले हसन के खौफ से उत्तर प्रदेश के डीजीपी कांपते थे। दिल्ली के जो उस खास समुदाय के पत्रकार थे वो आले हसन के नाम पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य चलाते थे। कई सारे क्राइम रिपोर्टर, उस आले हसन को भी अंदर डाला गया। ये भूमिका इसलिए कि समझिए कि ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ को तरपाया नहीं गया, ऐसा नहीं कि योगी के खिलाफ सिस्टम ने प्रभावशाली रुख नहीं अख्तियार किया, खलियारों ने एजेंडा नहीं चलाया। लेकिन आप देखिए दिल्ली एनसीआर में ही इस इकोसिस्टम को चलाने वाले कांग्रेस के खलियर खैराती रहते हैं, ज्यादातर गाजियाबाद और नोएडा में। लेकिन ये योगी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाते, ये मोदी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, या अमित शाह के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, ये दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुहिम चलाते। लेकिन कोई भी खलियर, शैतानी खलियर, कोई भी सनसनीबाज, कोई भी पाड़ा पाड़ी ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलाते। इन सबको पता है कि योगी के खिलाफ यदि फेक न्यूज क्रिएट किया तो उनका हाल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद वाला हो सकता है। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं? संभल की साजिश रची गई। जब महाराष्ट्र का परिणाम आया तो ये देश जान गया कि आखिर महाराष्ट्र के परिणाम में योगी आदित्यनाथ को उस नारे की क्या भूमिका है जिसमें उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। ये योगी का नारा था। योगी के नारा ने महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के बाद एकमात्र नेता हैं जिनको हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार या बीजेपी के सहयोगी एनडीए का उम्मीदवार ये चाहता है कि योगी उनका प्रचारक बने। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई, हरियाणा में बड़ी जीत हुई, उसमें योगी के आत्मबल का, योगी के नारे की बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब परिणाम आया तो उत्तर प्रदेश में संभल कांड कराया गया। संभल कांड इसलिए ताकि योगी की चर्चा ना हो सके, योगी को फंसाया जा सके और योगी को फंसाकर निपटाया जा सके। योगी के खिलाफ ये साजिश निरंतर हो रही है। योगी और नरेंद्र मोदी के रिलेशन को लेकर के भी एक षड्यंत्र किया गया। योगी को निपटाने के लिए तो उसके डिप्टी ने भी कई कांड किए, लेकिन योगी अपनी लकीर बड़ी करती चले गए।
अब सोचिए, जिस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े आदेश दिए, जिस उत्तर प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ ना जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, उसके बाद योगी क्या कह रहे हैं, जरा इसको जरा समझिएगा। जब संभल कांड हुआ तो उस इलाके का जो सांसद है वो अखिलेश यादव के साथ उत्पात मचाना चाहता था। उस जियाउर रहमान बर्क का क्या हाल हुआ आपको पता है। संभल में लगातार बुलडोजर चल रहा है और ये देश देख रहा है कि संभल में हो क्या रहा है। आपको एक एक तस्वीर में दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में योगी का बुलडोजर गरज रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर ऐसे नहीं गरजेगा मेरे आदेश के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बुलडोजर गरजेगा, अधिकारी यदि ऐसा कुछ होगा तो हम सीधे घसीट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को धमकाया है, लेकिन संभल में गरज रहा है योगी का बुलडोजर। संभल में उन तमाम पत्थरबाजों की पहचान की गई जिन पत्थरबाजों ने वहां पत्थर चलाए, उसमें ज्यादातर के अवैध निर्माण थे और ये उसके ढाहे जा रहे हैं। आप फ्रेम में पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये जियाउर रहमान बर्क का है जो उस इलाके का सांसद है। पत्थरबाज जिहादी उन्मादी देख रहे हैं और बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण को ढाह रहा है। ये बता रहा है कि सरकार भी उनकी है और सिस्टम भी उन्हीं का है। आप देखिए कि फ्रेम में बाप बेटे की तस्वीर है। वो बुढ़ा मर चुका है, बेटा अभी सांसद है। उन्माद उसके समय में भी जहरीला बयानबाजी करता था और बेटा भी कर रहा है। जियाउर रहमान, इन तस्वीरों को देखिए, ये सब तस्वीर उत्तर प्रदेश के हैं। लोग तरफ तरफ के आते हैं और क्या कुछ कैसे योगी राज में रहम की भीख पत्थरबाज गुंडे इसी ढंग से मांग रहे हैं। ये उसके बाद देखिए लखनऊ और फतेहपुर में ये अवैध मस्जिद ऐसे लखनऊ में गिरा और फतेहपुर में भी गिरा, यूं गिरा, ऐसे गिराया गया। ये फ्रेम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये हिम्मत दूसरे मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं होती है? सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट भी योगी को ही टारगेट करता है। योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगाना चाहता है। पूरी ताकत लेफ्ट लिबरल गिरोह कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट में योगी के बुलडोजर को ब्रेक लगाने के लिए गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक का एक आदेश दिया तो समाजवादी पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उत्पात मचाना शुरू किया, लेकिन बोडी योगी का बुलडोजर रुक नहीं रहा। ये अवैध मस्जिद ऐसे ध्वस्त हो रहे हैं लखनऊ में, फतेहपुर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के प्रभाव में कुछ ऐसा तो कर सकता है, लेकिन वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। और कानून कहता है कि यदि अवैध निर्माण है, यदि अतिक्रमण है तो उसको तोड़ा जाएगा। यदि वो सड़क पर है, सरकारी जगह पे है, तो उससे तत्काल उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये कि बुलडोजर लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों गई सरकार? क्यों गए पॉलिटिकल पार्टियां? क्यों गए ऐसे लोग जो गुंडे और मवालियों को बचाना चाहते हैं? वो कौन है जो इंसाफ का बुलडोजर रोकना चाहता है? आम आदमी इससे खुश है। ये जो अवैध निर्माण है ये टूटता है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खानों का अवैध निर्माण जो था वो आम आदमी अपने ही समुदाय के लोगों के पर था, ऐसा नहीं। आजम खान के ऊपर जो 100 से ज्यादा एफआईआर हैं, उसमें 90 से ज्यादा एफआईआर पर आजम खान के समाज के लोगों ने ही, मुस्लिम समाज के लोगों ने ही एफआईआर दर्ज करवाया है। क्योंकि आजम खान या कोई भी माफिया, चाहे किसी भी जाति का दबंग हो, वो सबसे पहले अपनों की प्रॉपर्टी ही तो कब्जाता है, अपनों की जमीन ही तो कब्जाता है। तो आजम खान ने अपने समुदाय के लोगों को ही, क्योंकि आसपास में वही लोग हैं, तो आप उन्हीं का अपने ही रिश्तेदार हैं, आप ही के जाति समाज के लोग हैं। आजम ने भी ज्यादातर जो टॉर्चर किया वो मुस्लिम समाज के लोग ही थे। उनकी संपत्ति पर कब्जा किया और यूनिवर्सिटी बना रहा था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये दरअसल बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। लोग इसको मौज ले रहे हैं।
तब आपको समझ में आएगा कि संभल के नाम पर क्या खेल खेल रहे थे। संभल पे नाम पे ये दोनों भाई बहन 10 जनपथ में संभल के पत्थरबाजों से मिल रहे थे, लेकिन उधर योगी बाबा बुलडोजर चला रहे थे। और बुलडोजर सिर्फ उसी जगह पे नहीं चला, बुलडोजर कैसे कैसे चला, जरा एक एक फ्रेम को आपको और हमें देखना चाहिए। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, जियाउर रहमान के बर्क के इर्द गिर्द पहले चलना शुरू किया। जियाउर रहमान संभल में योगी का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तलाश में जगह जगह छापेमारी। ये सोच रहे थे कि संभल में पत्थरबाजी करके हम योगी को बदनाम कर देंगे, योगी डर के मारे घर में छुप जाएगा, लेकिन योगी ने शुरुआत ही संभल से कर दी। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से को तत्काल छोड़ दिया और संभल में जाओ, हिम्मत है तो अपने सिब्बल और सिंघवी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस पर ब्रेक लगवाओ। अब सोचिए कि बाबा का बुलडोजर संभल में ही क्यों घुस गया, क्योंकि उत्पात संभल में शुरू हुआ। संभल में उत्पातियों ने पत्थर उठाया तो हर पत्थर उठाने वालों की पहचान की गई, उसके पोस्टर लगाए गए प्रदेश में, संभल की इलाकों से लेकर के अलग अलग इलाकों में, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला। 13 घरों में छापेमारी की गई, पुलिस प्रशासन वहां लगा दिया गया कि ये पत्थरबाज कौन है, और एक एक पत्थरबाज की पहचान की गई, और जिन जिन पत्थरबाजों का घर अवैध था उसे ध्वस्त किया जाने लगा। पुलिस पक्ष सख्त हो गई है, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, ताबड़तोड़ छापेमारी की। सोचिएगा संभल में ही क्यों पुलिस चला रही ऑपरेशन, आरआरएफ पीएसी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चलाओ पत्थर, कितना चलाते हो, निकालो पत्थर, 72 हुड़ों के पास भेजने की व्यवस्था है। सूत्रों के अनुसार सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पे भी के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इस यहां तक की खबर तो थी यही कि जियाउर रहमान के बर्क के आसपास डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में चलाया जा रहा है अभियान। अब ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं। जी वहां पर तो आपने देखा कि जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास हुआ शुरू, लेकिन अगली खबर ये भी आई, ये जियाउर रहमान ये सबसे ज्यादा बड़बोला था, सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहा था, और जहर फैलाने की संख्या किसी भी ढंग से दंगा हो जाए, इसके ऊपर एफआईआर करवा दिया गया। सांसद के ऊपर ही एफआईआर हो गई। उसके बाद एफआईआर ही नहीं हुई, जब जांच किया गया तो पाया गया इसका घर भी अवैध निर्माण में है। संभल में सपा सांसद की एक और मुश्किलें गिरते जाने आरोप है कि उनका घर अवैध पाया गया है। एफआईआर पहले तो दंगा को लेकर के हुआ, लेकिन पाया गया कि अवैध है। दरअसल आमतौर पे सफेद पोश यही काम करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, वहां पर वक्फ हॉल बना दिया, वहां पर इस तरह के अवैध कब्जा करके उसे कमाई का जरिया बनाते हैं, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं और उसके अवैध पैसा से फिर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अब देखिए इस आदमी का क्या हश्र हो रहा है। ये पूरा जो घर है किस तरह से इसने अवैध निर्माण किया है। यूपी के संभल जनपद में हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, इसका बाप भी सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा, पहले एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उनके घर के बगल में बिजली चोरी पकड़ी गई। मतलब सोचिए मेंबर पार्लियामेंट क्या क्या काम करवा रहा था, बिजली चोरी हो रही थी घर के इर्द गिर्द। और सवाल यह कि चोरी और सीना जोड़ी, मतलब मस्जिद जो है उसके बारे में बताया जाता कि वो हरिहर मंदिर था और उसके पूरे साक्ष्य मिल रहे हैं। अदालत ने सिर्फ ये सर्वे करने का आदेश दिया तो बौखला गए। चोर के घर में यदि चोरी का सामान है और पुलिस ने कहा कि कम से कम ठीक है उठाना मत चोरी का सामान, ये देखो कि क्या चोरी का सामान है, तो इसी में बौखला गए। सदर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्र ने सपा सांसद को नोटिस भेजा है और बताया जा रहा है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल में एक मकान निर्माण कराया जो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। हालांकि इस मामले में सपा सांसद का कहना है कि उन्हें नोटिस की जानकारी नहीं है। आमतौर पर नेता यही बात करते हैं, अगर प्रशासन ने कोई नोटिस भेजा है तो जवाब दिया जाएगा आपने, क्योंकि इन्होंने लोक लाज भी तो होती है, पब्लिक को दिखाना भी तो होता है कि भाई हम गुंडई में कम नहीं कर रहे। डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण को लेकर के नोटिस भेजा गया। आप सोचिए ये काम सिर्फ योगी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर पार्लियामेंट है, तो दंगा करा सकते हैं। भाई आजम खान ने तो मुजफ्फरनगर में क्या कराया सबने देखा। आजम खान ने नहीं चाहा तो एफआईआर नहीं हुई गुंडों पर,
जिसने मर्डर किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, जिसने जो अपनी बहन के छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई उसकी हत्या कर दी मुजफ्फरनगर में 2 जाट युवकों की। और उसके बाद जो दंगाई थे जिसने मर्डर किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं होने दिया आजम खान ने। ये रुतबा चलता था। जियाउर रहमान ये काम, यदि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो एक भी पत्थरबाज पर एफआईआर नहीं होता, संभल जल रहा होता, ना जाने कितने हिंदुओं के घर में क्या कुछ होता। यदि आज अखिलेश यादव की सरकार होती तो जियाउर रहमान आजम खान के व्यवहार में होता। लेकिन जियाउर रहमान बर्क ने अब भी ट्वीट किया है। संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों को जान लेने के बाद मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोचिए कैसे दंगा कराने की साजिश है। कायदे से पूरा ट्वीट ही प्रोवोक करने का है, दंगा कराने का है। इस मामले में तो खैर बन ही जाती है कि एफआईआर होनी चाहिए। मतलब बुलडोजर यदि चलाया जा रहा है तो जहां चलाया जा रहा है वो अवैध निर्माण है, लेकिन ये कह रहे हैं साहब कि मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुत्तासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है। ये पूरा एक एक लाइन भड़काऊ है, दंगा कराने के लिए है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें जिस्मानी और जेहनी अजियत, इन्हें लगता है कि इस तरह की भाषा बोल करके ये फसाद करा लेंगे और बाबा के बुलडोजर को ब्रेक लगा देंगे। दरअसल सच ये है, ये खुद ही उस जद में आ गए हैं, अवैध निर्माण के जद में। इनके खुद का घर टूट रहा है, इनके खुद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, इनके ऊपर दंगा कराने का आरोप लग रहा है और उन्हें जिस्मानी और जेहनी अजियत दी जा रही है। इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें। फिर औरत वाले गेम पे आ गए। जिस तरह से शाहीन साजिश बच्चे और औरतों को आगे करके किया गया, संभल में भी वही खेल खेला गया। संभल में एक पुलिस अधिकारी पर जब हमला किया गया, उसने जब खदेड़ने की कोशिश की गई तो उस पुलिस अधिकारी को बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव फ्रंट पे आए। ये लिख रहे हैं, यह जुल्म हौलनाक तस्वीर पेश करता है, खौफनाक, मुझे लगता है खौफनाक को लिख लिया है, पेश करता है और मासूम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है, उन्हें सजा दी जा रही है, जबकि उनके इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज का संभल सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ऊपर जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। ये लगातार लोकसभा के उस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं, जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले। सोचिए किसको ये जालिम बता रहे हैं और किसको ये क्या बता रहे हैं। इस बीच संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा और पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में लग गई है, ठोक रही है पुलिस अधिकारियों की तलाश में, पुलिस अपराधियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बीते दिनों सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास पुलिस ने लगातार दबिश पड़ी है, इसके घर के इर्द गिर्द, ताकि सांसद के संरक्षण में कोई अपराध ना हो। पुलिस अपराधियों की सब चीजें योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के दौर से सीखा है, जो आजम खान ने करवाया था। यदि आज कल्पना कीजिए कि योगी की सरकार नहीं होती तो क्या होता उत्तर प्रदेश में, जियाउर रहमान बर्क क्या करा रहे होते। पुलिस अधिकारियों की तलाश में पुलिस अपराधियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बीते दिनों सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास लगातार दबिश पड़ी है, जहां पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, कुछ के यहां तो तमंचे और कारतूस बरामद हुए। सोचिए किस स्तर तक हो रहा है। बुधवार को डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने दीपा सराय और तीमर दास सराय मोहल्ले में सर्च अभियान चलाया। यहाँ दुकान में बिजली के खंभे को देखकर तो पुलिस ने यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब हम बिजली सरकार से हम शौचालय मुफ्त में लेंगे, अनाज मुफ्त में लेंगे, हम सब कुछ मुफ्त में लेंगे। उज्ज्वला योजना भी 4 पत्नी है तो चारों को मिलेगा और उसके बाद हम बिजली भी चोरी करेंगे, सरकार का बिजली भी हम चोरी करेंगे और पत्थरबाजी भी करेंगे। पुलिस की कार्रवाई में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क गए और उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर शासन प्रशासन को निशाना बनाया। उनका कहना है कि मुसलमानों में खौफ पैदा किए जा रही है, जो मैंने एक्स पर बताया। लेकिन इसके बाद भी योगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपना हंटर उठा लिया है और इस हंटर से इनने इन सब की औकात बतानी शुरू कर दी है। इसीलिए बात समझ में आता है कि जो काम योगी कर रहे हैं वो कोई क्यों नहीं कर रहा।
तब ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में जिस डकैत मंगेश यादव को लेकर के फुदक रहे थे अखिलेश यादव, वो वही अखिलेश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज डॉक्टर जस्टिस एसके यादव पर चुप्पी क्यों लगाए हुए हैं? पूरा सिस्टम एसके यादव को बर्बाद, जस्टिस एसके यादव को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सनातन हित और भारत के हित की बात की है। एक डकैत के साथ खड़े अखिलेश यादव अपनी समुदाय के एक विद्वान जज के खिलाफ षड्यंत्र पर चुप्पी लगाए हुए हैं। वहां उन्हें जाति नहीं दिख रहा, एक डकैत के लिए दिख रहा है जाति। वो चीजें आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ इस बीच इंसानियत और मानवता के लिए एक नई उम्मीद के रूप में उभर आए हैं। ऐसे उभर आए हैं कि लग रहा है कि इन पत्थरबाजों को, जिनको ये लगता है कि हम पत्थरबाजी भी करेंगे, हम गुंडई भी करेंगे, हम अवैध निर्माण भी करेंगे, हम भूमाफिया भी बन जाएंगे, उसके बाद हम संसद भी पहुंच जाएंगे, उत्पात भी मचाएंगे और हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगा। वो भूल रहे हैं कि ये मुलायम सिंह यादव और आजम खान का दौर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का दौर है। यहाँ इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ये कह सकता है कि सरकार भी उनका है और सिस्टम भी उनका है, और जब तक सिस्टम आपका नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। योगी कैसे सिस्टम बनाते हैं, उससे दूसरों को भी सीख लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।